हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी 10 यूनिट। आज हम करते हैं अपनी डिवीज़न ऑफ पावर्स। तो देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। स्पेशली इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार इनके बीच आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को ज़रूर मिलता है ना। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार के बीच कोई ना कोई छुटपुट जरूर रहती है। तो कैसे डिवीज़न ऑफ पावर है, कैसे सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग पावर दी गई हैं, तो वो ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले 4-5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, डिवीज़न ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया? तो जॉन लॉक ने। ये बात आपको पता हो। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया मोंटेस्क्यू ने, और वो जो चीज़ है जो मोंटेस्क्यू ने जो मॉडिफाइड किया, मिस उसमें जो चेंजेस किए, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिंपल भाषा में बात करें कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट का मतलब ही है डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को आप नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट यूनिट ऑफ गवर्नेंस एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सपोर्ट ईच अदर ऑन कॉमन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इस पूरे पहरे में पहले तो जो 4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया जॉन लॉक ने, उसको मॉडिफाई किया मोंटेस्क्यू ने, और वही रिफ्लेक्ट होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि जो और डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट बीच के बीच पावर का डिवीज़न। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमने बात की, वो क्या है कि जो डिवीज़न है ना, बेशक से हमें ऐसा लगता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर आपको हर फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम में मिलेगी। वो क्या? एग्रीमेंट टू सपोर्ट ईच अदर ऑन कॉमन इंटरेस्ट। आप एक बात बताइए मुझे, कोई भी राज्य है उसका मेन जो कॉमन इंटरेस्ट है वो क्या है? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्वोपरि जो सबसे मोस्ट फंडामेंटल किसी भी राज्य की का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि हो सकता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, एक ये हो सकता है, और उस राज्य को डेवलप कराना, उस राज्य का विकास कराना। इन द सेम वे अब मैं बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि देश पूरा अपना ग्रो करे, कंट्री जो है वो डेवलप बने, और हमारे यहाँ पे हर एक इंसान जो है उसके साथ अच्छा हो, या हर एक इंसान जो है उसको न्याय मिल सके। ये सब चीज़ें, तो कहने का मतलब यही है कि फेडरल सिस्टम में बेशक से हमें दिखने में ऐसे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन एक चीज़ जो है वो सभी फेडरल सिस्टम में आपको मिलेगी। वो क्या है कि कॉमन इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स ऑटोनॉमी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में स्टेट गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में स्टेट गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाएगी। इस तरीके से जो है वो चीज़ें हमें देखनी है। तो ये बात आपको पता, यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि कॉमन इंटरेस्ट होगा और रिस्पेक्ट जितनी ज़्यादा होगी। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि फेडरल सिस्टम में जिस भी, चाहे वो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा या इंडिया का फेडरल सिस्टम, कोई भी फेडरल सिस्टम को आपको देखना हो कि कौन सा फेडरल सिस्टम बढ़िया है, बेहतर है, तो उसमें एक ही शर्त है, वो ये कि क्या एक दूसरे की ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रही हो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और स्टेट जो राज्य सरकारें हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे। अगर ऐसा है, कॉन्फ्लिक्ट अगर दिखाई देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो ख़राब है, और ये सही गुड फेडरलिज्म या फेडरलेशन सिस्टम ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के पार्ट 11 में स्पेशल कुछ लिस्ट दी गई हैं सब्जेक्ट की, जो कि 3 उसमें हिस्सों में बांटा गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या है? यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम आगे देखेंगे, उन सभी पे कानून बनाने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट जो लिस्ट है उसमें कानून बनाने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट को, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बनाया और स्टेट ने भी बनाया, तो इसमें जो सबसे मेन
जिसको वेटेज जो ज़्यादा मिलेगी, याद रखना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है और उसी पे ही स्टेट ने भी बना दिया, तो सेंटर वाले को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ है भी सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। और वो उसका कारण भी है, क्योंकि जब यहाँ पे आज़ाद हम हुए तो उस दौरान देश के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे इतने सारे, इसके अलावा पार्टीशन हो चुका था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है, अदरवाइज तो देश जो है कल को खतरे में आ सकता है। तो ये 3 लिस्ट में आपने चीज़ें देखी। तो ये पूरा हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन देखा कि डिवीज़न ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले जॉन लॉक थिंकर ने दिया, और फिर बाद में मॉन्टेस्क्यू, और उन्हीं की बातों का जो ये रिफ्लेक्शन है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिवीज़न ऑफ पावर को लेके साफ साफ हमें क्लैरिटी दिखती है। डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब बताया, और ये कुछ बेसिक और जो चीज़ें हैं इसमें, जैसे कॉमन इंटरेस्ट होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, सेंटर और स्टेट। और पार्ट कौन से में है, तो पार्ट 11 है ये 7 शेड्यूल में, वहाँ पे 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपने आंसर में। अब चलते हैं डिवीज़न ऑफ पावर का बैकग्राउंड, ठीक है ना, कि ये जो डिवीज़न ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है इसकी जड़ें कहाँ है, इसका बैकग्राउंड, इसकी रूट कहाँ है। तो इसकी जो डिवीज़न ऑफ पावर की जो जड़ें हैं, इसकी हिस्ट्री है, वो हमें दिखती है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है, जब मॉडर्न नेशन स्टेट की धारणा आई, देखो पहले क्या था ना, ये मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले नहीं था। ये मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान अगर हम बात करें तो यूरोप में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, मॉडर्न नेशन स्टेट। तो जब मॉडर्न नेशन स्टेट की बात होने लगी स्टार्ट दुनिया में, उसी दौरान, उसी के साथ साथ अगर हम समझे, ये डिवीज़न ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी फिर दिखाई देता है हमें। ये तो हुई एक बात। दूसरी, कुछ थिंकर, कुछ रेफरेंस के रूप में आप जरूर याद रखें, जैसे जेन बोर्डिनवास जो हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, ये राइटर थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेशली डिमांड की कि सेपरेशन ऑफ पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जितना सेपरेशन ऑफ पावर होगा, या मीन्स बैलेंस होगा पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों की सरकारों के बीच, उतना वो देश बेहतर करेगा। तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा, मोंटेस्क्यू जो है, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इस बुक में उन्होंने ये जो सेपरेशन ऑफ पावर को लेके बहुत ब्यूटीफुली कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो वो ABCD में करके हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने बोला है। पहला, इन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ जो पावर है ये बहुत ज़रूरी है, ये बात ठीक है। फिर क्यों ऐसा वो कह रहे हैं कि अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पहले आप 3 मतलब समझें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आपको पता है 3 पिलर हैं, ठीक है ना, 3 इंस्टीट्यूशन हैं हमारे इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेचर जो है, हु मेक द लॉ, कानून बनाने का काम करते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मीन्स हु इम्प्लीमेंट द लॉ, जो कानून को नीचे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराते हैं, लागू कराते हैं। एंड जुडिशरी, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, मीन्स लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून को फिर उसको, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जो ऑफिसर वगैरह जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर ना हो के ये कंबाइन अगर हो जाए, मीन्स दोनों ही काम मिल, मतलब लेजिस्लेचर भी वही काम कर रहे हैं, और ये लेजिस्लेचर जो कानून बना रहे हैं जो लोग, वही एग्जीक्यूटिव का काम भी कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएगा तो क्या होगा, द लिबर्टी ऑफ द पीपल गेट जियोपार्डाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है, पुट इट एट रिस्क। कहने का मतलब यही है कि अगर कानून बनाने वाले और नीचे कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले ग्राउंड लेवल पे, अगर ये दोनों लोग ही एक हो गए ना, तो बिल्कुल लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। कैसे, एक बात बताइए, मान लो कोई कानून बना दिया, और वो कानून कुछ ऐसा है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें एक तरीके से जो कॉमन पीपल हैं उनकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई गई है। मान लो कोई ऐसा कानून बन गया। अब क्योंकि जिन्होंने कानून बनाया है और अगर वही इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग भी हैं, तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि कल को इनको यूं पता है, ये जो कानून बना रहे हैं, कि हमें ही तो इम्प्लीमेंट कराना है, तो हम देख लेंगे। इसका मतलब अगर ये दोनों लोग, कानून बनाने वाले और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले, एक ही अगर हो जाएं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और खासकर लोगों की लिबर्टी के लिए, मीन्स भाई उनकी फ्रीडम के लिए। तो इसका मतलब ये साफ ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं,
हम इन दोनों की पावर को नहीं कर सकते, इनका सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है। सेम दूसरा वो कह रहे हैं कि अब लेते हैं जुडिशरी और लेजिस्लेचर। अब सोच के देखिए आप, जो कानून बना रहा है और फिर जुडिशरी हमने देखा जो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये हमने जुडिशरी के चैप्टर में पढ़ा भी है। इसका मतलब जो लेजिस्लेचर जब कोई कानून बनाते हैं ना, तो जुडिशरी के पास ये ताकत है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे, मीन्स उस कानून के ऊपर ये देखे कि ये कानून जो बनाया गया है ये बिल्कुल सही बनाया गया है प्रोसेस के थ्रू, या फिर इसमें कुछ खामियां हैं। तो जुडिशियल रिव्यू की ताकत है जुडिशरी के पास। अब ध्यान से देखो ये क्या कह रहे हैं मोंटेस्क्यू, कह रहे हैं कि अगर मान लो जो लेजिस्लेचर जो कानून बना रहे हैं वही लोग अगर जुडिशरी का काम भी अगर देखने लगे तो क्या होगा। आप कुछ भी कानून बना रहे हो तो फिर उस कानून में कमियां कौन निकालेगा, कोई कमियां जो कोई एरर होगा तो उसको फाइंड आउट ही कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिन्होंने बनाया है वही जुडिशरी में बैठे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए वो एक कंपेयर करके कह रहे हैं कि जुडिशरी, मतलब यहाँ पे ये जो ABCD 4 पॉइंट है ना, ये बेसिक यहाँ पे मोंटेस्क्यू यही कहना चाह रहे हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे संस्थाएं, अगर एक ही लोग या एक ही जैसे मुट्ठी भर कुछ लोगों के हाथों में पावर आ जाए कि कानून भी वही बना रहे हैं, फिर इम्प्लीमेंट भी वही कर रहे हैं, फिर जुडिशरी का काम भी वही कर रहे हैं, तो इससे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और लोगों की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो खतरे में आ सकती है। ये कहना चाह रहे हैं मोंटेस्क्यू। तो ये A B तक बताया। फिर वही C वही है कि अब लेते हैं जुडिशरी। अब वो कॉम्बिनेशन किसका कर रहे हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव, देखो एग्जीक्यूटिव मैं आपको बता चुका जो कानून को इंप्लीमेंट करते ग्राउंड लेवल पे, जैसे एक पुलिस ऑफिसर है वो एग्जीक्यूटिव में ही आएगा। अब ये कह रहे हैं मोंटेस्क्यू कि अगर मान लो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों लोग एक ही हैं, मतलब पुलिस वाला जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, इंप्लीमेंट करा रहा है पॉलिसीज़ को, लेकिन वही सजा देने का काम भी कर रहा है जुडिशरी के रूप में। तो आप सोच के देखो एक बार, कितने केस आपने ऐसे देखे होंगे कि जब पुलिस जो है वो किसी निहत्थे, किसी गरीब इंसान या जिसने कोई गलती नहीं की उसको भी पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, टॉर्चर करते हैं। मूवियों में भी हम ऐसा देखते हैं। तो सोच के देखो ना आप, जय भीम जो मूवी है अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, ठीक है। साउथ इंडियन जो मूवी है वो हिंदी में भी है, जबरदस्त मूवी है। उसमें ये दिखा रखा है साफ साफ कि जो पुलिस है कितना गंदे तरीके से अत्याचार करती है ट्राइबल पीपल को, उनको उठा के और चोरी के इल्ज़ाम में उनको बेचारों को मारते हैं बुरी तरीके से, और ये सच्ची घटना पे आधारित है। और बाद में उसमें एक पर्सन की डेथ भी हो जाती है, इतना उसको मारा जाता है। तो कहने मतलब पुलिस वाले ही उनको मारते हैं अगर और बाद में ये पर्दाफाश भी होता है कि पुलिस वालों ने गलती की है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सोच के देखो, वो जो पुलिस वाले ही अगर जज के रूप में भी काम कर रहे होते तो क्या हम कभी उन ट्राइबल पीपल को इंसाफ दिला पाते? नहीं दिला पाते। तो कहने का मतलब सेम है यहाँ पे, फिर से तीसरे पॉइंट में वही बात हो गई कि आप किसी भी इन तीन इंस्टीट्यूशन को आप एक साथ नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी और समाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में, डेंजर्स में वो चला जाएगा। तो ये आपको ओवरऑल अब समझ आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब डिवीज़न ऑफ पावर जब आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल उसमें स्टार्टिंग में यही लिखेंगे कि मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट जब इमर्ज हुआ यूरोप में और ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी के साथ डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड द फर्स्ट मॉडर्न राइटर हु फेवर द सेपरेशन ऑफ पावर, तो जीन बोर्निवास आप लिखें। एंड फिर आप लिखें कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल थिंकर मोंटेस्क्यू, he wrote in his book The Spirit of the Law, divided that how separation of power is important for all। और फिर वो ABCD करके जो हमने बताया, तो आप उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और इसमें जो मेन सेंटर आपको ध्यान रखना है वो यही है, ये मोंटेस्क्यू यही कहना चाह रहे हैं कि एक क्लियर कट डिवीजन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड जुडिशरी, मीन्स सॉरी यहाँ पे जो तीनों रूप में ले लो, जैसे हमने जो इंस्टीट्यूशन की बात की, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच पावर ऑफ डिवीजन, और इसी को ही सेम अब गवर्नमेंट पे लगा दो कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच भी ऐसे ही इसी लेवल पे जरूरी है डिवीजन ऑफ पावर का होना। ठीक है, तो ये आपने पूरी चीज़ें देखी। आगे इसी में अगर आगे बढ़ें, कुछ और थिंक करके नाम डाल लें, तो आप लिखेंगे कि जैसे ब्रिटिश के जो जूरिस्ट थे, मीन्स जो लॉ फील्ड में थे, तो ब्लैकस्टोन उनका नाम था, तो उन्होंने भी इसको बहुत फेवर किया सेपरेशन ऑफ पावर को। इसके अलावा फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन
जो थे। उसके बाद मेडिसन, हैमिल्टन, जेफरसन, ये कुछ लोग हैं जो पावरफुल थिंकर आप कह सकते हो। तो इन्होंने भी सभी ने फुल्ली सपोर्ट किया थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर को। और इन्होंने यही कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी ऑफ द पीपल। लोगों के फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है सेपरेशन ऑफ पावर का होना, अदरवाइज लोगों की जो फ्रीडम है वो खतरे में आ जाएगी। ये पूरा इवोल्यूशन हमने पहले देखा। उसी में इवोल्यूशन में ही आगे चलें कि अगर हम बात करें इंडियन थिंकर की, तो महात्मा गांधी ने भी हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका मतलब भी यही होता है कि पावर का डिवीज़न। तो महात्मा गांधी ने भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है राम राज्य वही है अकॉर्डिंग टू द गांधी जिसमें पावर का डिवीज़न है। जैसे रूट लेवल पे पंचायतें, उनको पावर मिलें ताकि वो अपने ग्राउंड लेवल पे बेहतर तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट करा सकें, इवन कुछ कुछ लॉ वो बना भी सकें, गांधी ने ये बोला था। इसके अलावा राज्य सरकार है, उनको भी विशेष बिल्कुल अपने अधिकार मिलें, है ना, ताकि वो अपने राज्य के लिए बेहतर काम कर सके। और सेम सेंट्रल। तो इस तरीके से उन्होंने एक जो सीडी है, लेडर्स उन्होंने बनाई कि सबसे नीचे पंचायतें, फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी आप लिख सकते हैं, गांधी को भी मेंशन आप ज़रूर करें। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 जो ब्रिटिश के दौरान बना था, उसमें भी स्पेशली ये जो 3 लिस्ट की बात की गई थी, फेडरल, प्रोविडेंशियल एंड कॉन्करेंट। याद रखना आज के दिन इनको अगर हम रिलेट करें तो फेडरल बन गया यूनियन, प्रोविजनल बन गया स्टेट एंड कॉन्करेंट बन गया वही कॉन्करेंट, तो आज के दिन भी है। तो पहले जो यूनियन है पूरा, उसको यूनियन ना कह के फेडरल बोला जाता था, तो उसमें फेडरल लिस्ट का जिक्र था। प्रोविनेंशियल, क्योंकि हम राज्य ऐसे स्टेट पर्टिकुलर डिवाइड नहीं थे, प्रोविनेंसेस थे, और उसमें कुछ ऐसे भी थे जो राजे रजवाड़े जहाँ पे थे, तो प्रोविनेंशियल इसलिए वो नाम था। एंड द कॉन्करेंट, है ना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी हमें सेम लेजिस्लेटिव पावर के रूप में चीज़ें दिखती हैं। और उनका जो मेन इन पावर को जो डिसाइड करने का अधिकार था वो किसके पास था? गवर्नर जनरल जो थे उनके पास ये पावर थी। कहने का मतलब फेडरल, प्रोविनेंशियल और कॉन्करेंट 3 लिस्ट है आज की। इसी से कंपेयर करोगे तो फेडरल बन गया यूनियन, प्रोविनेंशियल बन गया स्टेट, और कॉन्करेंट मतलब जो दोनों के लिए है तो वो कॉन्करेंट कॉन्करेंट ही रहा। तो अगर आज के दिन भी हम देखें तो सबसे मैंने बताया मेन जो अथॉरिटी है, पावर, वो किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। सेम है उस समय जो है फेडरल जो गवर्नमेंट थी या फेडरल जो के पास पावर है वो ज़्यादा थी, और उसको कौन हेड करते थे? गवर्नर जनरल। फिर अगर हम आगे बात चलें उसमें थोड़ा सा, तो कह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब असेंबली में डिबेट हो रही थी तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो फेवर कर रहे थे कि नहीं, पावर का एक एग्जैक्ट इक्वल डिवीज़न होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट में। लेकिन मैक्सिमम बाद में खासकर अंबेडकर जैसे जो थिंकर थे उन्होंने यही बोला कि नहीं, देश के जो हालात हैं, क्योंकि देखो मुस्लिम क्या चाह रहे थे? मुस्लिम चाह रहे थे स्ट्रॉन्ग प्रोविनेंसेस। इसका मतलब वो चाह रहे थे कि ये जो क्षेत्र हैं जो पर्टिकुलर अलग अलग पूरा मान लो इंडिया है, इंडिया में अलग अलग भाग हैं अंदर, तो वो अलग अलग प्रोविनेंसेस में ये मुस्लिम चाहते थे कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अंबेडकर ने यही कहा कि ऐसा जो है ये तो खतरनाक हो जाएगा देश के लिए। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी पंजाब में कई बार आपने ऐसे सुनाई देता होगा कि कुछ खालिस्तान के को सपोर्ट करने वाले कुछ जो लोग हैं वो झंडा अलग से अपना लहराते हैं, वो अलग से खालिस्तान की डिमांड करते हैं। अब ये खालिस्तान है क्या? खालिस्तान का मतलब ही है कि वो अलग से अपना देश चाहते हैं, जिसमें पंजाब ये इंडिया वाला और जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है ये पूरा वो अलग करके अलग कंट्री चाहते हैं, खालिस्तान। ठीक है, लेकिन आप सोच के देखो, मेरा कहने का मतलब अगर हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल ना होती और इन स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा पावर होती, मतलब ये अपने चाहें तो अलग से कंट्री बना सकते हैं या फिर कोई भी एरिया में अपने आप को जोड़ सकते हैं, तो सोच के देखो, ऐसे तो ये कल को पाकिस्तान से मिल जाते या कुछ अपने आप को अलग से इंडिपेंडेंट कर देते, तो ये देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी के खिलाफ हो जाता। तो हमारे जो मेकर थे उन्होंने यही कहा कि नहीं, जो स्ट्रॉन्ग हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मीन्स यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे। और हाँ, बाकी डिवीज़न ऑफ पावर, आपसे कोई यूँ पूछे कि ये यूनियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो क्या डिवीज़न ऑफ पावर कमज़ोर है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट कभी भी ऐसे टांग नहीं अड़ाएगी या फिर वो कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिससे राज्य जो हैं उसके खिलाफ कुछ जाके चीज़ें हों, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे बस क्या है, हालात ऐसे थे हमारे यहाँ पे, आज भी ऐसे हालात हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा यूनियन को ज़्यादा वेटेज में, ज़्यादा पावर में रखना ज़रूरी है।
अदरवाइज तो वो देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो ये इसमें महात्मा गांधी और थोड़ा असेंबली का जो मैंने बताया वो भी आप जरूर लिखें। तो ये पूरा दोस्तों क्या है, ये हमने जो बात की ये पूरा एवोल्यूशन देखा है ना। तो जब आपको ये लिखना हो ना कोई आंसर, जैसे ये इससे फेडरलिज्म और इनसे रिलेटेड जो चैप्टर में जो आता है हमारा डिवीजन ऑफ पावर, तो उसमें आप ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें लिखें जो भी मैंने आपको बताया है कि किसने कॉन्सेप्ट दिया था, किस तरीके से इसका मतलब होता है, कौन से शेड्यूल में इसका जिक्र किया गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और ये थिंकर के नाम जैसे मॉन्टेस्क्यू हुआ, महात्मा गांधी हुआ, जॉन लोक हुआ, इन सब को भी आप जरूर लिखें। इससे आपका जो आंसर है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट अब डिवीजन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 246। पार्ट कौन सा है, पार्ट है 11। ये बात भी आप ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर की जो बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 246 में की गई है। और ये आर्टिकल 246 कितने कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 6 में है ये। इसमें अगर हम बात करें कि 2 चैप्टर्स हैं इसमें, इस आर्टिकल के तहत अगर देखें मीन्स सॉरी इस पार्ट में 11th पार्ट में 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब जो कानून बनाने का जो दायरा है वो इसमें जिक्र किया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस मतलब कि जैसे आप एक चीज़ बताओ, हमारे यहाँ पे देखो यूपीएससी जो है वो अपना अलग से एग्ज़ाम लेता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर के लिए, तो ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम है। और स्टेट अलग से अपने सिविल एग्ज़ाम लेते हैं, है ना। तो वो अपना जो, अब आप उससे कोई पूछे कि जो ये यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है इसमें जो ऑफिसर बनते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं या जो स्टेट में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, तो ऑफकोर्स आप कहेंगे यूनियन वाले, मीन्स यूपीएससी के थ्रू जो जाते हैं, है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन मतलब किस तरीके से आप फंक्शन करेगा और सेंटर और स्टेट किस तरीके से मिल के काम करेंगे पूरी मशीनरी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का भी उसमें जिक्र है। और लेजिस्लेटिव रिलेशंस कानून बनाने से रिलेटेड चीज़ें, 2 चीज़ें हैं इसमें पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं सिमिलर टू कनाडा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि कनाडा में भी सेंटर जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई है, तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी तरफ जो कॉन्करेंट जो लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो इस तरीके से फिर हमने भी उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा। और वैसे भी हमने देखा था जो इंडियन एक्ट 1935 में भी इसका प्रोविज़न था। तो ये थोड़ा इसने यहाँ पे कंपैरिजन बता रखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और वो थोड़ा हमने कंपेयर करके यहाँ पे देख लिया। अब जो लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस की मैंने यहाँ पे बात की इस पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें स्पेशली 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनको अलग अलग से समझते हैं। पहली बात तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं, मीन्स कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं, कितने ऐसे आइटम हैं जिसके ऊपर यूनियन केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। और सिर्फ ये जो राइट है ये केंद्र सरकार के पास ही है। इन सब जो सब्जेक्ट हैं या इन सब आइटम्स के ऊपर राज्य सरकार एक कानून नहीं बना सकती। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उसमें हमने देखा डिफेंस से रिलेटेड कोई कानून बनाना हो, आर्म्ड फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, सिटीजनशिप, रेलवे, शिपिंग और टेलीफोन, वायरलेस, एयरवे, करेंसी, ये देख लेंगे आप ये सारी चीज़ें। कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड, कस्टम ड्यूटीज़, हाई कोर्ट से रिलेटेड, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स यूपीएससी, माइंस से रिलेटेड, बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, करेंसी। आप अच्छा आप कहेंगे कि सारे रटने हैं, बिल्कुल भी नहीं रटना है जी। बस आप ध्यान रखना यूनियन लिस्ट में 97 जो है वो आइटम है, और ये मेजर कुछ मतलब 10 12 15 आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको यूँ लगे कि हाँ भाई इन सब विषयों पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 66। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इस ये जो ये है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट इस पे कानून नहीं बना सकती। इसमें कौन सा है, जैसे पुलिस से रिलेटेड, ठीक है, प्रिजन जो जेलों से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, और जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, टैक्सेस ऑन लैंड, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो टैक्स होते हैं, तो इन सब पे सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकते हैं। इनकी जो टोटल आइटम है इतनी जो
संख्या है जो सब्जेक्ट्स की वो है 66। कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों बना सकते हैं, और वो मैं आपको बता चुका कि मान लो एक सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उस पर केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने भी बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया, तो उसमें ज़्यादा वेटेज यूनियन वाले को मिलेगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 47। तो 47 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं जैसे देखो, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट, और क्या कहते हैं, सिविल प्रोसीजर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशल प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, सिक्योरिटी, लेबर वेलफेयर, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी। आप कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है और ये कहीं ना कहीं लैंड, एग्रीकल्चर, ये सब हमें यहाँ पे भी दिखी थी स्टेट लिस्ट में भी। तो आप ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं कुछ यहाँ टैक्सेस से रिलेटेड थे, लेकिन यहाँ उसके कुछ अदर प्रोविज़न भी हैं कॉन्करेंट में। तो आप इनको मिक्स ना करें, बस इनको आप समझें कि अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट में ये कुछ सब्जेक्ट आप इनको देख लेंगे। और वो बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर पार्लियामेंट किसी चीज़ के ऊपर कानून बनाती है और उसी पे ही राज्य सरकारें भी बनाती हैं, तो ध्यान रखना पार्लियामेंट वाले कानून को ही ज़्यादा वेटेज मिलेगी। तो ये तीनों हमने देखा लिस्ट, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र है। अब हम चलते हैं आगे, रेजिडुअरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्पेशल पावर। आप देखो, 3 लिस्ट जो मैंने बात बताई आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब मान लो कई बार ऐसा मामला फंस जाता है, ऐसे कोई इश्यूज आ जाते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में देश के आगे, कि वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हैं ही नहीं, किसी भी लिस्ट में नहीं है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो साइबर से रिलेटेड, या जो स्पेस, जब ये जो सैटेलाइट हैं और जो मिसाइल्स वगैरह सैटेलाइट, मान लो उनसे रिलेटेड कुछ कल को और बड़ा इशू आ जाए और हमें कानून बनाना पड़े, तो क्योंकि वो तो तीनों लिस्ट में है नहीं, तो फिर ध्यान रखना उस केस में किसके पास पावर है? तो ये जो रेजिडुअरी पावर है ये है यूनियन के पास। इसका मतलब जो तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास है, ये ध्यान रखें। फिर कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी रेजिडुअरी पावर से रिलेटेड, ये आर्टिकल्स हैं ये। तो ये देखो, दिखने में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आप उतना ध्यान रखेंगे आपका काम बन जाएगा। तो ध्यान से सुने। पहली चीज़, देखो इसमें ये बस एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब ये आर्टिकल जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो इसमें ना इग्नू की जो लैंग्वेज है इस पर मत जाना, आप ध्यान से पहले समझना, कुछ लाइनें यहाँ से पिक कर लेना, और ओवरऑल आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेना कि एग्जाम में अगर आपको लिखना हो तो आप मेन चीज़ें लिख सकें, तो पूरा उसको रटना नहीं है। अब देखो है क्या, आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा हैज़ डिक्लेयर्ड बाय रिजोल्यूशन सपोर्ट बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर। इसका मतलब राज्यसभा के पास पावर है आर्टिकल 249 के तहत कि राज्यसभा के 2/3 मेंबर कोई रिजोल्यूशन लाएं, रिजोल्यूशन का मतलब कोई प्रस्ताव लेके आए, और वो नेशनल इंटरेस्ट में हो। फिर से बोल रहा हूं, राज्यसभा आपको पता है कि वो स्टेट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड मान लो कोई मैटर है, ठीक है, लेकिन इन राज्यसभा को लग रहा है कि यार ये जो स्टेट लिस्ट में जो ये सब्जेक्ट है, ये जो आइटम है, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी है, मीन्स देश के से जुड़ा हुआ ज़्यादा है, ना कि किसी पर्टिकुलर राज्य से रिलेटेड। तो जो भी स्टेट लिस्ट में जो स्पेसिफाइड जो सब्जेक्ट हैं, वो अगर नेशनल इंटरेस्ट के रूप में उनको दिखाई देते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, और वहाँ पे 2/3 मेंबर, टोटल हाउस जो है उसके 2/3 मेंबर अगर वो प्रस्ताव कोई रिजोल्यूशन लाते हैं, तो उस केस में पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ। ये है आर्टिकल 249। तो देखा जाए तो हमने तो ये देखा कि स्टेट जो लिस्ट है उसमें पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती, लेकिन 249 के तहत, ये रेजिडुअरी पावर के तहत दिखता है हमें कि राज्यसभा में अगर 2/3 मेजोरिटी अगर ये बोलती है कि स्टेट लिस्ट में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दूसरा चलते हैं 250 आर्टिकल क्या कहता है? वो कहता है कि इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो गई है किसी भी राज्य में, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के लिए राजस्थान में इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है ना, और स्टेट लिस्ट में कोई हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनाना है, तो क्योंकि वहाँ तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, तो स्टेट इमरजेंसी के दौरान
जो राज्य स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड कानून कौन बना सकता है? फिर पार्लियामेंट। और ऐसा क्यों? क्योंकि फिर वही चीज़ हमने जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन जो लिस्ट है, सेंट्रल जो सब्जेक्ट जो लिस्ट है, यूनियन गवर्नमेंट जो कितने आप तरीके से आप समझ सकते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो रखी है, ठीक है, तो उस केस में पार्लियामेंट उससे रिलेटेड कानून, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कानून वहाँ पे बना सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे आर्टिकल 252, 252 आर्टिकल, वो क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य है, अगर पार्लियामेंट को कहते हैं कि भाई आप हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बना के हमें दे दीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, गुजरात और अभी राजस्थान दोनों राज्य है, तो दो हो गए, और दो से ज़्यादा तो मान लो एमपी को भी अब शामिल कर लो। तो ये तीन जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और एमपी, ये पार्लियामेंट को स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप हमें कानून बना के दे दीजिए। तो उस केस में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कानून बना सकते हैं आर्टिकल 252 के तहत। फिर है आर्टिकल 253। इसमें क्या है, अगर मान लो यूनियन गवर्नमेंट को कोई ट्रीटी करनी है, जैसे भारत बांग्लादेश के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है, श्रीलंका के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी, कोई समझौता कर रहा है, तो उस केस में जो इंटरनेशनल से रिलेटेड, जो दूसरे देशों से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, उस केस में भी पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253। आगे है 356। इसमें क्या है, 356 का मतलब भी है कि एक तरीके से प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी को डिक्लेयर करना। मान लो आप एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे स्टेट में इमरजेंसी, मान लो कोई राज्य है, वहाँ पे चीज़ें बहुत सिचुएशन ख़राब चल रही है, राज्य सरकारें जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत है, सरकारें जो हैं वो बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगेज्ड हैं। तो कई बार ना गवर्नर वहाँ पे ना प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इस पर्टिकुलर राज्य में, मेरे पर्टिकुलर जो भी गवर्नर जहाँ का है मान लो, तो वो कहेंगे कि हमारे राज्य में सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है वहाँ पे, वो है आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, तो ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, तो यहाँ पे भी हमें साफ दिखता है कि स्टेट अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस दौरान उस स्टेट की जो पूरी पावर है वो किसके हाथ में चली जाएगी? बागडोर प्रेसिडेंट के हाथ में। और ये हमने ऑलरेडी देखा है प्रेसिडेंट के पावर के केस में, कि प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी डिक्लेयर करता भी है ना, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर हैं उन्हीं की एडवाइस पे करता है। तो ये मतलब इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है। आप कहेंगे कि 356 में भी इमरजेंसी है, और आपने जो 252 बोला उसमें भी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ मैंने स्पेशल बात की थी कि मान लो इमरजेंसी के दौरान, जस्ट मिनट, हाँ सॉरी, 250 में हमने जो देखा था इमरजेंसी का, उसमें ये था कि कोई कानून बनाना है, मान लो किसी राज्य में इमरजेंसी लगी हुई है, उसके बाद अब कानून बनाने की वहाँ ज़रूरत पड़ गई, तो वो 250 के तहत वो बनेगा। लेकिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई नहीं है, और इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है अभी, भाई कानून ये वाला 250 आर्टिकल तो इमरजेंसी लगने के बाद लागू होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी लगी नहीं है और इमरजेंसी आपको लगवानी है, मीन्स गवर्नर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो है आर्टिकल 20। अब इसका क्या मतलब है, जैसे देखो कई बार ना राज्य सरकारें ना कोई कानून बनाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला होता है मान लो, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जो है या उससे रिलेटेड कोई मामला जब होता है, तो मान लो कोई बिल, कोई कानून बना, मतलब कोई बिल जो है वो पास हुआ स्टेट असेंबली में, तो वो जाएगा गवर्नर के पास, क्योंकि उसकी एसेट तो चाहिए ना, उसका साइन चाहिए। तो आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 ये कहता है कि गवर्नर अपनी एसेंट ना दे के उस बिल को भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास, और क्या कह के कि भाई आप देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बिल, ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं और हमारे मतलब यूनियन जो एक मोर पावरफुल है, कहीं उसको ना चैलेंज कर रहा हो। या फिर एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई राज्य सरकार है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, वो कोई कानून बनाती है और उस कानून में कहीं ना कहीं जुडिशरी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है कि जुडिशरी की जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको हर्ट कर रही है वो चीज़, तो मान लो राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसके काम में कहीं ना कहीं दखल शो हो रहा है उस पर्टिकुलर कानून में। मान लो कोई कानून बना जो कि जो जजेस हैं उनकी कहीं ना कहीं
उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं गवर्नर को कि नहीं, ये तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल या चिन्ह हो सकता है, या जुडिशरी के काम में एक बाधा बन सकता है ये पर्टिकुलर कानून। तो उस केस में मैंने वही फिर से बोला कि गवर्नर के पास जाएगा ना जब ये बिल साइन होने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के पास वो भेज सकते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को होल्ड होल्ड पे डाल सकते हैं जितने मर्जी, 1 साल 2 साल 5 साल, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। कोई प्रेसिडेंट को बोलने वाला नहीं है कि भाई आप साइन क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये मीन्स किसी भी बिल में, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैंने बात किया, कोई अदर रिलेटेड ऐसे कोई बिल है, उससे रिलेटेड कहीं भी गवर्नर को अगर लगता है कि ये जो बिल है मुझे प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बाद में प्रॉब्लम ना बन जाए, तो फिर प्रेसिडेंट उनके पास पावर है कि वो उस बिल को होल्ड पे रख सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल कुछ हमने देखे और इसमें हमें हर चीज़ में यही दिखती है। यहाँ पे इमरजेंसी के केस में भी देखा कि यूनियन पावरफुल है, यहाँ जो प्रेसिडेंट किसी बिल को होल्ड कर सकते हैं, तो ये भी क्या दिखाता है, ये यही तो दिखाता है कि यूनियन जो है वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट काम करते हैं वो पीएम और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करते हैं, है ना। तो ये कहना चाह रहा हूँ। और ये सेम जैसे किसी दूसरे देशों से संबंधित कोई ट्रीटी एग्रीमेंट, तो इन सब में भी यूनियन के पास ही पावर है। कहीं पे किसी राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो तो सेम यूनियन गवर्नमेंट। इसके अलावा इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो गई है और उस राज्य में कोई कानून बनाना है स्टेट लिस्ट में, तो सेम यूनियन गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो ये बहुत सारे हमने अलग अलग आर्टिकल मैंने आपको बताए जिससे शो होता है रेजिडुअरी पावर, ठीक है ना, ऑफ द लेजिस्लेशन। और ये जो रेजिडुअरी जो पावर है वो मैं आपको बता चुका, जब कोई सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट इन सब में ना हो तब उनके पास पावर है। हाँ, कुछ केसेस में जो मैंने बताया जैसे इमरजेंसी अगर लग गई, तो क्योंकि वहाँ पे अब राज्य सरकारें तो हैं ही नहीं, राज्य सरकार तो डिजोल्व हो गई, है ना। प्रेसिडेंट रूल लगना अगर किसी राज्य में, तो इसका मतलब ही है कि वहाँ की जो असेंबली है, स्टेट जो असेंबली है, वो अब डिजोल्व हो चुकी है। इसका मतलब वो अब पावर में नहीं है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे रूल कर रहे हैं। और तो प्रेसिडेंट अब रूल कर रहे हैं तो कानून उस राज्य से रिलेटेड बनाने का अधिकार फिर किसके हाथों में चला जाएगा? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास। अब चलते हैं सरकारिया कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरकारिया कमीशन, इसको आप ध्यान रखें। हुआ क्या था, 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सरकारिया कमीशन, और एक्चुअल में जस्टिस आर.एस. सरकारिया इनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था, इसीलिए इनके नाम पे पड़ा है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन को ये काम दिया गया था कि भाई तुम ना सेंट्रल और स्टेट के बीच जो रिलेशंस है वो कैसे बेहतर हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें और मजबूत बन सकती हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन एक हारमनी दोनों के बीच हो सकती है, उसको लेके इसको रिपोर्ट देनी थी सरकारिया कमीशन को। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद इन्होंने फाइनली अक्टूबर 27 1987, तो अक्टूबर ये ना याद रखें, बस सिंपल याद रखें कि सरकारिया कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1987 में। तो उन्होंने नो डाउट सरकारिया कमीशन ने इस बात को तो खैर फेवर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि देश की जो इंटीग्रिटी है उसके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज देश जो उसके खिलाफ उसके लेके प्रॉब्लम आ सकती है, देश के टुकड़े हो सकते हैं। इस बात को तो वो भी सहमत थे सरकारिया कमीशन। लेकिन इसके अलावा कुछ इन्होंने अच्छी चीज़ें भी बताई कि किस तरीके से, कई बार क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर अभी तो नहीं होता है ये, इंदिरा गांधी के टाइम पे अगर हमें बात करूँ उसमें बहुत मिसयूज़ होता था। स्टार्टिंग में जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो किसी भी राज्य सरकारों को गिरा देते थे, ठीक है। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, याद रखना। जो स्टेट इमरजेंसी की भी हमने जो बात की वो इतना आसान नहीं है आज के दिन। और आपने कहाँ अभी देखा होगा, इतने आप खुद आप इतने टाइम से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्टेट इमरजेंसी लगती ही नहीं है अब। तो अब इतना इजी नहीं है इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना, है ना। तो पहले लेकिन था, उसका मिसयूज़ होता था, और इसी सब के चलते सरकारिया कमीशन फिर बना था। तो सरकारिया कमीशन ने यही बोला कि नो डाउट भाई सेंट्रल गवर्नमेंट देखो पावरफुल तो होनी चाहिए, लेकिन पावरफुल कोई चीज़ है तो उसका मतलब ये थोड़ी है ना वो अपनी ताकत का मिसयूज़ करेगा। तो यही सरकारिया कमीशन कह रहे थे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल बिल्कुल होना उसका ज़रूरी है, लेकिन वो मिसयूज़ ना करे अपने पावर का। तो उसमें कुछ और उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी थी, उन्होंने कहा था कि जो जैसे पावर ऑफ लेजिस्लेशन रिगार्डिंग टैक्सेशन से रिलेटेड पावर जो है रेजिडुअरी पावर, वो यूनियन के पास है ना।
तो उन्होंने यही कहा था कि जो इन इशू से रिलेटेड रेजिडुअरी पावर फॉर इश्यूज अदर देन द टैक्सेशन शुड बी प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे बहुत सारे हमने देखे कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें रेजिडुअरी पावर स्पेशल यूनियन के पास है। तो उन्होंने यही कहा सरकारी कमीशन ने कि टैक्सेशन को अगर छोड़ दे, नो डाउट टैक्सेशन का जो काम है, जो प्रावधान है, वो रखे यूनियन अपने पास, लेकिन टैक्सेशन के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट हमें कल को दिखाई देता है जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, या ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में, तो ऐसे जो मुद्दे आए तो उनको यूनियन अपने पास ना रख के वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दे। इसका मतलब यहाँ सरकारी कमीशन यही कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ नए नए इश्यूज, नए नए सब्जेक्ट अगर आते हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब राज्यों को भी जिम्मेदारी देनी होगी, उनके ऊपर भी हमें चीज़ें छोड़नी होंगी। ऐसा नहीं कि यूनियन बस हमेशा अपनी ही चलाए जा रहा है ना, ये कहना चाह रहे हैं वो। दूसरा फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। इस इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये इनके मेंबर आपस में बैठें, पीएम हो, सीएम हो इसमें टीम में, और सारे जो लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट अपने अपने सामने रखें कि भाई हमें ये दिक्कत है, हमें ऐसा इशू है, और इस तरीके से फिर उन चीज़ों पे डिस्कस हो। तो ये रिकमेंडेशन आप ध्यान रखना, इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात की थी सरकारी कमीशन ने, जिसमें कॉमन एक डिस्कशन, एक फोरम बनेगा ये, जिसके तहत जो हम यूनियन और स्टेट में जो भी मुद्दे उठ रहे हैं, जिनके ऊपर भी डिस्प्यूट है, उनको सोल्व किया जा सके। इसके अलावा सरकारी कमीशन की ये जो रिपोर्ट थी जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई थी, उसी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हो भी गया था फिर 1990 में, ठीक है ना। तो इस इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं चेयरमैन, और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग होते हैं वो होंगे, और कैबिनेट जो रैंक के जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब होंगे। तो ये जो इंटर स्टेट जो काउंसिल है, ये 1990 में गठन इसका किया गया था, और मीट एटलीस्ट थ्राइस एवरी ईयर, एक साल में 3 बार इनको मिलना होता है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है यूनियन और स्टेट के बीच, ठीक है ना। एक साल में 3 बार मीटिंग होती है इनकी, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन, ये सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही हुआ है। इसके अलावा सरकारी कमीशन ने और क्या बोला, उन्होंने कहा जो ये आर्टिकल 356 है, प्रेसिडेंट रूल का इम्पोज होना, ठीक है, ये कई बार मिसयूज होता है इसका बहुत ज़्यादा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल, ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही है यहाँ पे कि ताकि जुडिशियल रिव्यू, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी कानून को क्या कर सकती है, उस पर निगरानी रख सकती है, उस पर ये देख सकती है कि सही प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं। तो सरकारी कमीशन ने यही कहा कि आर्टिकल 356 जो है वो उसको हमें मतलब शामिल कर देना चाहिए जुडिशियल रिव्यू में, ताकि जुडिशरी उसके ऊपर एक्शन ले सके। अगर कल को कुछ गलत तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। तो जुडिशियल रिव्यू आप बिल्कुल ध्यान रखें जो कमीशन की जो रिकमेंडेशन में। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि कई बार क्या होता है, वाटर डिस्प्यूट होता है, रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। जैसे सतलज को लेके मान लो डिस्प्यूट है, ठीक है, और सेम नीचे कावेरी को लेके डिस्प्यूट था ये कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो वाटर जो रिवर वाटर को लेके कई बार डिस्प्यूट होता है 2 राज्यों में या 2 से ज़्यादा राज्यों में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस सरकारी कमीशन ने यही कहा कि वाटर रिलेटेड जो डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाएं, ठीक है, और वो ट्रिब्यूनल अपने 5 साल के अंदर अंदर उस पूरे फैसले को सुलझा दे। तो ये भी इन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा सा एक आध चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँ आपके लिए, तो ट्रिब्यूनल का आप ध्यान रखें, और एक जो ऊपर मैंने बताया था जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, तो ये आप सरकारी कमीशन की जो सारी रिकमेंडेशन है इनको आप ध्यान रखें। इसके अलावा उन्होंने एक और भी सॉरी, ये सरकारी कमीशन का इतना ही है। तो ट्रिब्यूनल की उन्होंने बात की वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, जुडिशियल रिव्यू किस केस में होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल 356 को लेके।
इंटर स्टेट काउंसिल का उन्होंने बोला था कि गठन होना चाहिए, और ये हुआ भी 1950 में, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जो टैक्सेशन के अलावा जो भी कल को नए इश्यूज आते हैं, जो भी नए जो मुद्दे आते हैं, तो वो सब हमें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देने चाहिए, ताकि राज्य सरकारें भी उसके ऊपर कानून बना सकें, और ये जो केंद्र सरकार की जो मोनोपोली है एक तरीके से वो ख़त्म हो सके। क्योंकि अभी क्या होता है, कोई भी नए मुद्दे आते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट कई बार क्या कहती है कि नहीं नहीं, ये तो किसी भी लिस्ट में नहीं है, इसीलिए रेजिडुअरी पावर के तहत हमें मतलब पावर है कि हम इस पे कानून बनाएंगे। और उसमें फ़ायदा भी होता है, क्योंकि फिर यूनियन गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से वो चीज़ उसमें कानून बना सकती है। तो वही सरकारी कमीशन ने कहा कि नहीं नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर सही मायने में तभी होगा जब कोई ऐसे सब्जेक्ट जो हैं, जो कल को नए नए मुद्दे आते हैं, तो हमें उनको कॉन्करेंट लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहिए। तो ये पूरा सरकारी कमीशन है, और ये स्टार बना रखा है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन। हाँ, एक और यहाँ पे मैं बताना भूल गया लास्ट पैरे में, पुंछी कमीशन सेटअप किया गया था 2007 में। तो ये पुंछी कमीशन के बारे में ज़्यादा इसमें दे नहीं रखा है इग्नू के मटेरियल में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पुंछी कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर जब आप लिखेंगे ना, तो सरकारी कमीशन के बाद आप नीचे अपने आंसर में नोट करके, NOT नोट, और फिर वहाँ पे लिखें कि 2007 में पुंछी कमीशन भी आया, और जिसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी 2010 में। तो आप डायरेक्टली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पुंछी कमीशन रिपोर्ट 2010, तो उसमें उन्होंने करीबन देखो 312 रिकमेंडेशन दी हैं, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है। एक दो मैं अगर तुम्हें बताऊं, जैसे उसमें एक तो ये बोला गया है कि जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो अभी हमने क्या बात की कि प्रेसिडेंट पूरे राज्य पे लग जाता है ना, और सरकार गिर जाती है वहाँ की। तो इन्होंने पुंछी कमीशन ने यही कहा कि कई बार गवर्नर मान लो कहता है कि एक कोई राज्य है, मान लो MP, उसमें पर्टिकुलर किसी इलाके में बहुत दंगे हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार उस पर्टिकुलर इलाके के चलते पूरे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो पुंछ कमीशन ने यही कहा कि नहीं भाई, अगर तुम्हें लगाना भी है ना प्रेसिडेंट रूल, तो उस पर्टिकुलर राज्य, उस पर्टिकुलर एरिया या डिस्ट्रिक्ट में लगाओ ना, सिर्फ जहाँ पे वो कम्युनल मुद्दे उठ रहे हैं या जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, ना कि पूरे राज्य में, है ना। ये एक उन्होंने बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि जैसे कई बार क्या होता है, दंगे हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक तरीके से एक टीम बने जो कि जाके उनकी जांच कर सके, ठीक है, अच्छे से वहाँ पे कभी भी विजिट कर सके उस एरिया में। तो ऐसे बहुत सारी मतलब उसको लेके उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो बस आप नोट करके, मैंने बताया ना लास्ट में, आप अपने आंसर में ये बस इतना लिख सकते हैं कि पुंछी कमीशन ने भी सेपरेशन ऑफ पावर को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन दी हैं, और इन्होंने 2010 में ये पुंछी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या है, इसमें कुछ आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। वो है आर्टिकल 261। क्या कहता है आर्टिकल 261? ये कहता है कि कोई भी रिकॉर्ड है, कोई कानून बना, जैसे कोई एक्ट बना या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है, जैसे मान लो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को जांच करता है, सेम हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों में है ही। तो आर्टिकल 261 सिंपल भाषा में यही कह रहा है कि चाहे यूनियन हो चाहे राज्य हो, मीन्स ओवरऑल अगर हम बात करें, ऑल पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी में ये जो एक्ट हैं, रिकॉर्ड्स हैं या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं, वो अच्छे से लागू होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये साफ साफ ये सेपरेशन ऑफ पावर का हार्मनी के रूप में ये आर्टिकल दिखता है। ये आर्टिकल ये कह रहा है कि कोई भी भारत की कोई भी टेरिटरी, पूरा अगर हम नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट उठा लें, तो कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पे इन एक्ट्स का रिकॉर्ड या जुडिशली प्रोसीडिंग से लोग वंचित हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जगहों पे प्रॉपर तरीके से जो रिकॉर्ड्स हैं और पब्लिक जो एक्ट्स हैं और जो जुडिशियल जो पावर हैं, वो सभी को मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है आर्टिकल 261। आर्टिकल 262 क्या कह रहा है कि जो वाटर डिस्प्यूट होता है, रिवर जो डिस्प्यूट की जो हमने बात की, तो उस केस में पार्लियामेंट में भी मे बाय लॉ, कानून के तहत उस प्रॉपर डिस्प्यूट को सोल्व करवाए। ये है आर्टिकल 262। तो एक तरीके से ये भी हार्मनी के रूप में है, क्योंकि भाई दो राज्यों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उस दौरान पार्लियामेंट उनके बीच मध्यस्थता कराए एक तरीके से कि भाई झगड़ो मत, इस तरीके से आप सुलझा लो। तो ये भी हार्मनी को लेके ही हमें आर्टिकल इसका है। ये आर्टिकल 292 क्या कहता है? आर्टिकल 292 ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट को अगर कभी पैसा उधार चाहिए,
होता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा कई बार लेना पड़ता है उधार। तो वो कहाँ से ले? तो वो ले अपना ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद रखना, आप ऐसे समझो, मान लो मेरा एक बैंक है, एक एक हमारा कॉमन बैंक है, एक सॉरी अकाउंट है। तो मम्मी भी उसमें से पैसा निकाल सकती है, पापा भी निकाल सकते हैं, मान लो हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन विद टाइम टू टाइम एंड थोड़ा सा उस पर कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी निकाल रहे हो। तो यहाँ पे बात बस इतना ही समझो कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, ये मेन पूरे पैसे का भंडार है। ये यही देखता है सारा पैसे की आई जाही, पूरा सारी चीज़ें, कितना पैसा आया, कितना कहाँ गया, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत ही होता है। तो उसमें से पैसा लेना है अगर यूनियन गवर्नमेंट को उधार लेनी है, तो वो कौन लेगा? 292 के तहत। अगर राज्यों को लेना हो तो यहाँ पे साफ साफ हमारे आर्टिकल में बोला गया है 293 में कि राज्य किसी बाहर से, बाहर देश से किसी से उधार नहीं ले सकते, वो सेम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही उधार लेंगे। तो राज्यों के लिए जो उधार लेने का जो प्रोविज़न है वो इस आर्टिकल 293 में है। यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो पैसा बोरो करने का जो प्रोविज़न है वो 292 में है। फिर आर्टिकल 285 क्या कहता है कि यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम ऑल टैक्सेस। अब प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? जैसे रेलवे जो है वो यूनियन की तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेलवे मान लो जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, तो यहाँ आर्टिकल 285 यही कहता है कि एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट मिलना, कि जो यूनियन की जो प्रॉपर्टी है राज्यों में, भाई जो रेलवे लाइन है वो तो हर एक राज्यों से गुजरेगी, ठीक है। तो उसमें ज़मीन भी तो यूज़ हो ही रही है ना राज्यों की। तो उस केस में राज्य जो हैं वो टैक्स नहीं मांग सकते यूनियन गवर्नमेंट से, ये आर्टिकल कह रहा है। तो आर्टिकल 285 क्या कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट को छूट मिलेगी सभी टैक्सेस से इम्पोज्ड बाय ए स्टेट, कि वो जो स्टेट पर्टिकुलर, मान लो वहाँ पे लैंड पे, या मान लो किसी फॉरेस्ट से हमें रेलवे लाइन बिछानी है कल को, तो वहाँ पे राज्य ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे भी हमें अब टैक्स दो। तो वो प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, उसको एजेम्प्ट मिलता है। एजेम्प्ट का मतलब होता है छूट, है ना। तो ये आर्टिकल 285 है, इतना इसमें ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, इसके अलावा लास्ट में हम बात करें कि फाइनेंशियल अगर इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी वैसे इंडिया में डिक्लेयर नहीं हुई है अभी तक, और अगर लेकिन फिर भी उसमें ध्यान रखें 3 टाइप की इमरजेंसी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस यूनिट्स में। जब प्रेसिडेंट का हम पढ़ रहे थे तो उसमें आप जाके एग्जीक्यूटिव वाली यूनिट में आप जाके उसको देख सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। तो फाइनेंशियल अगर इमरजेंसी कभी डिक्लेयर हो जाती है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या जो भी लेन देन है वो सारा का सारा प्रेसिडेंट जो है वो अपने हाथों में आ जाता है। तो इसका मतलब उस दौरान क्या होता है, पूरी पावर क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, तो राज्य जो हैं उनको कुछ न कुछ सहायता या इस तरीके से काम चलाने के लिए दिया जा सकता है। फिर लास्ट में बस इतना ध्यान रखें, 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद एक अमेंडमेंट आया था, 88th अमेंडमेंट। ये इसमें इग्नू में 2000 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन 2000 नहीं है, मैंने साइड में लिख दिया है यहाँ पे कि 88th जो अमेंडमेंट है वो 2003 में हुआ था। आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो 88th अमेंडमेंट जो हुआ 2003 में, उसमें क्या बोला गया? उसमें एक सिंपल सी बात ये बोली गई कि जो यूनियन जो टैक्सेस लगाती है ना, मान लो एक छोटी सी चीज़ है, जितने भी टैक्सेस यूनियन गवर्नमेंट लगाती है तो उसमें से 29% जो हिस्सा है, मान लो 100% पैसा आया यूनियन के पास टैक्सेस के फॉर्म में, तो उसका 29% जो है वो राज्यों को उनको बांटना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से वो टैक्सेस को बंटवारा के रूप में ये एक्ट है 88th अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो इसको मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो ये पूरा हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत सारी मेहनत करें, और अगर पसंद आया है ये तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उसका एक छोटा सा मैंने प्रोविज़न बता रखा है कि एक पर्टिकुलर जो ये यूनिट है इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो 1 कप आप चाय पिला दें बस, और 1 कप चाय का मतलब है कि ओनली 10 रुपीज़ में आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।